कहते हैं जिंदगी में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो पहाड़ भी रास्ता छोड़ देते हैं, और पहाड़ों के बीच से कामयाबी के शिखर पर पहुंचने वाले शख्स का नाम है रिंकू राही जी। यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है उनका। कैसे वो उस कामयाबी तक पहुंचे, संघर्ष की उनकी बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन संघर्ष से पहले कामयाबी पे उनकी बात कर लेते हैं। एबीपी गंगा की तरफ से सर आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। अच्छा सर, एक चीज़ जानना चाहूँगा कि यहाँ तक कैसे, सफ़र तो बहुत मुश्किल था, लेकिन यूपीएससी में आना और यहाँ बच्चों को पढ़ाना और उसके बाद खुद भी सेलेक्ट होना, कैसे आसान कर पाए ये राह को? नियत रही और सभी सपोर्ट रही, और चूँकि एक जज्बा था कि करना है कुछ जो है, और इधर को जो है जिन्हें जो साथ के लोग हैं आसपास मेरे पॉजिटिव माहौल रहा और सपोर्टिव माहौल रहा, इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है सिलेक्शन में जो है। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा जब चूँकि मेरे अटैम्प्ट ही ख़त्म हो गए थे, जब मेरी एज भी ख़त्म हो रही थी, तो रिजर्वेशन का मुझे फ़ायदा मिला, जिसकी वजह से मैं अवसर मिल पाया। अवसर नहीं मिल पाता तो पहुँच ही नहीं पाता मैं। तो ये सारी चीज़ें जो पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं लाइफ की, इस वजह से मैं आगे बढ़ पाया हूँ। अच्छा, एक चीज़ कही जाती है कि गुरु हमेशा रास्ता दिखाते हैं, अंधेरों में से चलना गुरु सिखाते हैं, लेकिन यहाँ के लिए कहा जाता है कि जिन स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते थे तो उन बच्चों ने आपको मोटिवेट किया कि सर आप हमें जब पढ़ा के कामयाब कर सकते हैं तो शायद आपको भी ट्राई करना चाहिए। तो लगता है कि कहीं उन्होंने आपको अंदर से जगाने का काम किया और आज इस कामयाबी के शिखर पर पहुँचे हैं आप। यकीन इसमें कोई डाउट ही नहीं है, जो ये स्टूडेंट्स रहे हैं और जो साथ के और रिसोर्सेज पर्सन रहे हैं, वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहे हैं। क्योंकि न्यू जो जनरेशन्स है वो एक नई ऊर्जा लेके आती है। जैसे हम तैयारी में पुराने होते जाते हैं, हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक जंग टाइप की रह जाती है। इसी रीजन की वजह से मैं जहाँ भी रहा हूँ लगा कोचिंग से मैंने जुड़ाव रखा ही है। जब श्रावस्ती में पोस्टिंग थी मेरी, तो हम लोगों ने वहाँ पर एक कोचिंग चलाई थी। इस कोचिंग से पहले भी श्रावस्ती पोस्टिंग रह चुकी है, तो नए बच्चों में ऊर्जा मिलती थी। उससे पहले अलीगढ़ कोचिंग रह चुका हूँ मैं, इधर को भदोही में कोशिश की थी मैंने, इधर को ललितपुर में भी ऐसी कोचिंग अपने प्राइवेट एफर्ट चला के बच्चों से जुड़ाव रखा। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो मोटिवेट करती हैं बहुत ज़्यादा, कि और बच्चे सिखा के जाते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम सीखते हैं कि नहीं। हम सीखते नहीं। अच्छा सर, एक चीज़ आपने देखी होगी, अगर आज के युवाओं की हम बात कर लें तो तमाम युवाओं को देखा है कि एक आध बार अगर वो पीछे रह जाते हैं तो फिर रास्ता बदल देते हैं। उन्हें लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन कामयाबी के लिए कहा जाता है कुछ मुश्किल नहीं है। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे युवाओं के? एक्चुअली जो इस एग्ज़ाम की ब्यूटी है, मेरे लिए सबसे बड़ा फ़ायदा मेरे लिए एक और रहा कि जो जॉब मैं कर रहा था, तो इस पढ़ाई से जो फ़ायदा मुझे सबसे बड़ा जॉब में मिला, जॉब करने का तरीका, नई नई चीज़ें मिली। जो मेरे टू वे प्रोसेस था, जिसकी वजह से मतलब इन्जॉय कर पाया चीज़ों को मैं। तो जो पीछे छूट जाते हैं तो उनका अपना आकलन होता है, यदि उनका आकलन ये है कि नहीं कर सकते तो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन तब भी उन्हें एक जो गाइड हों, जिनके जो एक्सपर्ट हों इस फील्ड के, उनसे का संपर्क करना चाहिए। बाकी जो टफनेस छोड़ के करते हैं तो जिस जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसके बाद जो टफनेस आने वाली है उससे तो कमी होती है तैयारी की जो टफनेस होती है। क्योंकि मेरे साथ जो कि मैंने काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स को देखा है, उनकी दिनचर्या देखी है मैंने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की मैंने दिनचर्या देखी है, तो उनको देख के तो ये लगता है कि जितना वो काम कर रहे होते हैं उतनी अगर तैयारी कर ली जाए तो बहुत अच्छी रैंक आ सकती है किसी की भी। अच्छा, कभी सोचा था कि यूपीएससी में सिलेक्शन होगा? हाँ जी, कोशिश जारी थी, और चूँकि इतने टाइम में फेलियर रहे हैं तो उस वजह से मायूसी थी। बाकी कोशिश जारी थी, तो कोशिश हमेशा एक पॉजिटिव के लिए होती है। अच्छा, हापुड़ की अगर हम बात करें तो राज्य आईएएस पीसीएस कोचिंग सेंटर के आप प्रभारी हैं। कौन से वो स्टूडेंट्स आते हैं कि जिनको आप ये चाह रहे हैं कि वो आगे बढ़ें और मिसाल बने? हैं काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, और इस बार शायद हम आने वाला जो रिज़ल्ट है उसमें एक नया इतिहास रचेंगे। क्या सभी सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्शन हुआ, मेरा एक अच्छा, मुझे सबसे खुशी इस बात की हुई कि जो सिलेक्शन के बाद सारे स्टूडेंट्स ने वायदा किया है कि वो भी एक सिलेक्शन देंगे इस इंस्टीट्यूट को और एक नाम देंगे इस इंस्टीट्यूट को। तो शायद ये एक अच्छी गाथा होगी हम लोगों की। इससे पहले भी चूँकि हमने इंटरव्यू बैच की सिलेक्शन इंटरव्यू बैच कराया है, तो उसमें भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी मतलब काफ़ी वही एक फैमिली हो जाती है फिर हम लोगों की, तो आपस में मोटिवेशन सारी चीज़ें चलती हैं। तो यकीन है पहले भी एक अच्छा सा रिकॉर्ड दिया हम लोगों ने, और अब की बार जो है जो एग्ज़ाम पीसीएस का आने वाला है, मेंस और सीएससी का आने वाला है, देखो पीसीएस मेंस भी आने वाला है, शायद एक नया जादू निकल के आएगा इस बार। जादू आएगा। अच्छा, कहते हैं हर शख्स की कामयाबी के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। आपकी कामयाबी के पीछे वो कौन शख्स है जिसने उसको आपको यहाँ तक पहुँचाया है? एक्चुअली चूँकि मेरी एक लंबी जर्नी रही है और टाइम टू टाइम बदलते रहे हैं, तो इसमें जुला के यकीनन जैसे कि बात करें हम लोग के, मेरे जो हमेशा फैमिली होती है हमेशा साथ खड़ी होती है, बिना फैमिली की चीज़ें होती नहीं हैं। इसके साथ ही जो मित्रगण हैं मेरे, काफ़ी आई एम प्राउड ऑफ देम, काफ़ी अच्छे मित्रगण मिले हैं। देखो मेरे सीनियर्स हैं काफ़ी,
कुछ सीनियर ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं, जो हमेशा मोटिवेट किया है। और किसी ने ऑफिसर्स भी रहे हैं और सीनियर्स भी रहे हैं। इसके अलावा मेरे स्टूडेंट्स हो गए। और चूँकि मेरी जो स्टोरी जो नॉर्मल एस्पिरेंट होते हैं उससे थोड़ी डिफरेंट है। इसमें मेरे लिए जो सबसे बड़ा रोल मैं मानता हूँ वो अपने जो चूँकि एक मेरे पास जो अवसर मिलते हैं नॉर्मल एस्पिरेंट को वो ख़त्म हो चुके थे, तभी मुझे मिले अवसर वो होता है मिला है रेजर्वेशन की वजह से। तो उसकी बड़ी भूमिका रही है मेरी लाइफ में। आज जो भी है वो उसकी बड़ी वो ना होता तो अवसर ही नहीं मिल पाता, अवसर ही ख़त्म हो जाते तो नहीं आगे बढ़ पाता। तो इसमें कहूँ तो मैं सभी लोगों की जो वैल्यू शेयर्स हैं मेरे, उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट रही मेरे पास। और प्रेरणा डॉक्टर अम्बेडकर से मिली है, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी थी लाइफ में। तो वो काफ़ी प्रेरणादायक रहे हैं, जिनसे हमेशा सीखने को मिलता है। रिंकू राही जी हमारे साथ हैं, यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है। ये तो बात हो गई इनकी कामयाबी की, लेकिन संघर्ष की कहानी भी इनकी ऐसी है कि शायद आपकी आंखों से आंसू छलक आएंगे। 2004 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं। 2007 में रिजल्ट आया। 2008 में इन्होंने मुजफ्फरनगर में बतौर समाज कल्याण अधिकारी ज्वाइन किया और 2009 में इनके ऊपर कातिलाना हमला होता है। इनको 7 गोलियां मारी जाती हैं। ना भ्रष्टाचार के आगे झुके, ना किसी डॉन के आगे झुके, सफ़र अपना लगातार जारी रखा। मैं अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूँगा, सत्येंद्र ज़रा दिखाएं कि देखिए सर, थोड़ा सा एक चीज़ जानना चाहूँगा कि एक आँख की भी आपकी रोशनी चली गई। 7 गोलियाँ कहाँ कहाँ लगी थी? ये जो पता पड़ा था 3 गोली यहाँ से लगी थी, जिसमें से एक दाहिनी आँख मेरी गोली ऐसे कुछ निकलती है और कुछ टर्न होती है और ऐसे जाती है, जो बताया डॉक्टर साहब ने। और शायद ऑन स्पॉट डेथ से शायद हाफ MM कुछ ऐसे MM के पीछे रह के टर्न हुई है। तो डॉक्टर इसको मैजिक का नाम देते थे उस समय। दूसरी को ब्लड निकली थी जो कि मेरे जॉ है लेफ्ट वाला, उसको नीचे तोड़ दिया उसने। 3 गोली ऊपर लगी थी, तीसरी रह गई। चौथी गोली मेरे लेफ्ट हैंड पर, एक फिर मेरी राइट हैंड पर, एक थाई में और एक यहाँ पर स्लिप के निशान थे जो गोली के बताए जाते। टोटल 7 गोली थी इस तरह से। बताया जाता है समाज कल्याण विभाग में 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो घपला घोटाला था, भ्रष्टाचार था, उसको आपने उजागर किया था। कितने दिन आप अस्पताल में रहे और कैसे कैसे संघर्ष किया? हाँ जी, से मैं चूँकि मेरे साथ क्या है कि जो संघर्ष था उससे मैं चूँकि ईमानदारी और कथनिष्ठा मानता था कि ये कठिनाई आएंगी ही। तो इसलिए एक तरह से जो संघर्ष जो मैं कहानी पढ़ता हूँ दूसरों की, उस तरह से कभी लगा ही नहीं कि संघर्ष कर रहा हूँ। मुझे पार्ट ऑफ लाइफ लगा। तो उस समय जब अटैक हुआ था तो अटैक के बाद में हॉस्पिटल के बाद में डिफरेंट पोस्टिंग्स हुई। इधर को सरकारी सिस्टम में जैसे बताया तो थोड़ी पहले कि सरकारी सिस्टम बहुत खोखला होता है, जो भ्रष्ट वाला है, तो कभी नहीं चाहता कि सही चीज़ रहे। तो विभाग वाले जो सीनियर ऑफिसर से कुछ जो हैं जो रहे, उन्होंने खूब कोशिश की मुझे अपने साथ लाने की। भ्रष्ट सिस्टम ने शोषण की पराकाष्ठा की गई। जितनी कोशिश करते थे, अब तो ये मन करता है और करके देख लो और बचाओ तो दम। अच्छा। तो लगा था बचाओ दम, तो अब तो यह है कि चीज़ें और लगातार शोषण होते रहे, जितनी भी कर सकते हैं छुट्टियों से। इवन जैसे कि मेरा मेडिकल था 2009 का, जो समय मेडिकल हॉस्पिटल में था मैं भर्ती, आज तक मेरा सैंक्शन नहीं हुआ है। जब मैंने सारी कंप्लेन की तो मुझसे पूछा जाता है आपने हॉस्पिटल जाने से पहले किससे परमिशन ली थी? तो मन तो अब समझ में नहीं आया कि मैं हॉस्पिटल जाने से, गोली खाने से पहले मुझे किसी से परमिशन लेनी चाहिए थी कि नहीं। ये रही। इधर को काफ़ी दबाव भी बनता मेरे ऊपर। कुछ महीने पहले ही सीनियर ऑफिसर्स का फ़ोन आया था कि एक गलत काम कर दो नहीं तो तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। ये रहा। मुझे सस्पेंड भी किया गया था 2018 में। वो कहने की वो सबक सिखाना चाह रहे थे कि सस्पेंड करके ट्रांसफ़र करके। मैं जहाँ भी घोटाले खोले मेरा ट्रांसफ़र तुरंत होता था। जैसे भदोही में घोटाला खोला तुरंत ट्रांसफ़र हुआ। श्रावस्ती में एक बोरिंग योजना बहुत बड़ा घोटाला खोला था मैंने, हालांकि वो दबा दिया गया। अभी जिस दिन खुलेगा बड़ी घोटाला होगा उस समय तुरंत मेरा ट्रांसफ़र किया गया। तो जहाँ घोटाले खोले में ट्रांसफ़र हुआ है। और तो इसी वजह से चीज़ें, ट्रांसफ़र तो बहुत छोटी चीज़ है, उसके बाद जो सस्पेंड किया उन्होंने। मेंटल हरासमेंट खूब कोशिश की है मेरी जो है हर तरह से। तो ऐसी संघर्ष इसलिए लगता है क्योंकि पार्ट ऑफ, मैं मानते ईमानदारी जिसको रहना है, ये चीज़ झेलनी पड़ेंगी। क्योंकि आप जो है अग्रणी लाइफ में हो, आप सिस्टम के साथ चलोगे तो आसानी ज़िंदगी होगी। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा चक्र हुई, आप जानते हैं, सरकारें बदलती हैं, बहुत चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन पूरी चीज़ें नहीं बदलती हैं। आपका शोषण किया गया, आपका उत्पीड़न किया गया, आप पे गोलियां बरसा दी गई। वो कौन सी ताकत है कि कभी झुकना ही नहीं सीखा आपने? झुकना तो उससे सीखना होगा जो कि कोई गलत कर रहा होगा। मेरे हिसाब से एक सेंटेंस रहता साफ साफ कि मैं जब गलत नहीं हूँ तो मैं क्यों झुकूँ, मतलब क्यों चेंज हूँ। जब मेरे कहने से कोई भ्रष्ट ईमानदार नहीं हो रहा है तो उनके कहने से एक ईमानदार भ्रष्ट क्यों हो जाए। ये चीज़। दूसरी चीज़ रही कि मेरी बचपन की
काफ़ी स्टोरीज हैं मेरे बचपन की, चूँकि बचपन ऐसी ग्रामीण माहौल में पला बीता था मेरा। मेरी दादी माँ की स्टोरी अपनी खुद की थी, जो कि एक लाभार्थी के रूप में काफ़ी मुझे इंस्पायर किया उसने सबसे ज़्यादा। तो दादाजी मेरे एक्सपायर, जब पापा जी छोटे थे तो दादाजी एक्सपायर कर गए थे। तो ऐसे में दादाजी माँ ने उनको घर से बाहर निकाल दिया था। वो बहुत ही जीरो लेवल से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो आज भी मैं जब किसी लाभार्थी को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि फिर मैं अपने को देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि वो दादी माँ है मेरी से, और वो सामने वाला अधिकारी है। तो दादी माँ की क्या अगर मैं होता तो क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए थी मेरी तरह से, तो वही फुलफिल करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, इंसान कई बार नहीं झुकता है, लेकिन आपने देखा है कि परिवार के लोग कहीं ना कहीं दबाव बनाते हैं, छोड़ दीजिए, मान जाइए। तो परिवार ने कभी ऐसा कहा होगा कि आपकी जान पे इससे ज़्यादा क्या होगा, आप अभी भी नहीं मान रहे? ये चीज़ें तो सुनने को मिली होंगी, पत्नी है, बच्चे हैं और परिवार के लोग हैं। हाँ, आता है चीज़ें, लेकिन होता है ना कि थोड़ा कोशिश करते हैं, जब पता पड़ जाता है साना जिद्दी है तो वो भी सरेंडर कर लेते हैं आपस में, धीरे से मान जाते हैं। स्टार्टिंग में समस्या रहती है, फिर धीरे धीरे चीज़ें बदलती हैं और चीज़ें सही होती जाती हैं। तो अभी पहले से काफ़ी बेहतर स्थिति है, कोई ऐसा प्रेशर रहता नहीं है, तो कोशिश जारी रहती है चीज़ों में। आखिरी सवाल मेरा आपसे, आपको लगता है कि चीज़ें बदलेंगी या रिंकू सिंह राही बदलेंगे? रिंकू सिंह राही ने तो अभी तक बदले नहीं है, और अच्छा ही कभी भी ऐसा नहीं है कि मैं कोई जिद्दी हूँ इस चीज़ के लिए कि मुझे जो कर रहा हूँ वही करना है। और सही रास्ता कोई पता पड़े, ऐसा सही रास्ता कोई है तो बदलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन रही चीज़ों की बात, जब मैंने जॉब में ज्वाइन किया था, समाज कल्याण विभाग में बात करें हम लोग, तो 2009 में जब 8 में ज्वाइनिंग की थी, उस समय का समाज कल्याण विभाग और आज का समाज कल्याण विभाग बहुत बदल चुका है। बहुत ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है, काफ़ी सारी चीज़ों में आ चुकी है। तो अगर मेरे पर्सनल जो एक्सपीरियंस है मेरा ये रहा है कि हम जो चीज़ सोचते हैं ज़रूरी नहीं हमारे हाथों से हो। कोई ना कोई दुनिया में ऐसी क्वेश्चन चल रही होती हैं जो अपने आप हो रही होती हैं, हम लोग सिर्फ कैटलिस्ट का काम कर सकते हैं। रिएक्शन लगातार हो रही हैं, ऐसा नहीं अच्छाइयाँ कभी ख़त्म हुई हैं या बुराइयाँ कभी ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन किसकी ज़्यादा स्पीड रहेगी, क्या चीज़ रहेगी। तो शायद मेरे अटैक की वजह से शायद उस समय जो ऑनलाइन प्रोसेस होना था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर काफ़ी सही आ गए थे, तो उन्होंने ऑनलाइन प्रोसेस को सही करके काफ़ी समाज कल्याण विभाग को बदल दिया है। तो चीज़ें बदलाव देखा है मैंने खुद ही। तो जब भ्रष्ट चीज़ लगातार बदल रही हैं तो बदलने की जरूरत ही नहीं है सब चीज़ों की चीज़। प्रधानमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, सीधा कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति पे हम काम कर रहे हैं। लग रहा है 2009 के मुजफ्फरनगर की घटना की बात करें या आज के दौर की बात करें, लग रहा है कि चीज़ें बदल रही हैं? अगर हाई लेवल से जो है अगर ये सब चीज़ आ रही है, जीरो टॉलरेंस की बात आ रही है, तो कम से कम एक मैसेज तो है। एक असली चैलेंज वही होता है कि मैसेज होना, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना। तो बस इम्प्लीमेंटेशन की कमी है, जिस इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा तो सारी चीज़ सही हो जाएगी। और चीज़ें कहता था टेक्नोलॉजी आने की वजह से और लगातार हमारी जो मैच्योरिटी है पब्लिक की भी, जनता की भी, सबकी, लोकतंत्र की, उससे काफ़ी चीज़ें बहुत पॉजिटिव होता जा रहा है सिस्टम। हमारे से बहुत पहले की बात करें तो बहुत ओपाक सिस्टम था, कोई फाइलिंग सिस्टम नहीं था, सारी चीज़ थी। अब जो है ट्रांसपेरेंसी और टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। बस ज़रूरत है कुछ लोगों की जो आगे बढ़ के इस दिशा में मेहनत कर सकें, इस बदलाव की स्पीड को तेज़ कर सकें। बदलाव की स्पीड को तेज़ कर सकें। 2 चार्जशीट हैं, 2 आपके खिलाफ जांच चल रही हैं, मतलब हर तरीके से आपकी घेराबंदी करनी है, लेकिन आप नहीं मानेंगे। ये तो नॉर्मल चीज़, जब आप कुछ अच्छाई के लिए काम करेंगे, भाई उनकी भी तो मजबूरी, उन्होंने इतना भ्रष्ट सिस्टम इतनी मजबूती से बनाया है, इतनी मुश्किलों से बनाया है, इतनी आसानी से कैसे ढह जाने दें। ये एक लड़ाई है उनकी सोच में और हम लोगों की सोच में। हम जो ईमानदार मानते हैं अपने आप को और वो अपने आप को भ्रष्ट मानते हैं। उनका कहना है कि हम नहीं बदलेंगे, उनको बदल देंगे। हम लोगों का कहना है आप बदलो मत बदलो, लेकिन हमें नहीं बदल पाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया। रिंकू सिंह राही जी हमारे साथ है। देखिए, सीधा कह रहे हैं, परिस्थितियाँ कोई भी हो, ना हम बदले हैं ना हम बदलेंगे जब हम गलत नहीं कर रहे हैं। चाहे भ्रष्टाचार का चक्रव्यूह उनके खिलाफ किया जाए, चाहे उनके खिलाफ जांचें की जाए, ना झुके हैं ना झुकेंगे, हमेशा डटे रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, हापुड़। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।